वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस चैनल पर सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है और काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम अभी रह रहा है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जो थ्योरी में 28 क्लासेस कराई हैं, 31 टॉपिक, वो अगर डीपली आपने जितना मैंने कराया उस हिसाब से पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आप पेपर अच्छे से अभी भी करके आ जाएंगे। जो 31 वाला टॉपिक करवाया था ना, बॉडी मूवमेंट वाला, जिसमें हमने स्केलेटन वगैरह, जॉइंट वगैरह सब अच्छे से पढ़े थे, वो प्लीज़ अच्छे से देख कर जाएँ। वहाँ से क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है। तो क्वेश्चन तो हर चैप्टर से ही आ रहे हैं। हीट वाला चैप्टर जो है उसमें कन्वेक्शन कंडक्शन से कल जो है क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाती हैं, वो हमने पूरा ह्यूमन जो पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने वहाँ पर अच्छे से पढ़ा है। तो क्वेश्चन वहाँ से घुमा के हैं, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपकी डीपली थ्योरी अच्छी है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अपना फ्रेम कर लेंगे और वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, साउंड वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाएं। लाउडनेस से क्वेश्चन था, एम्पलीट्यूड से रिलेट करता हुआ उसी तरह का क्वेश्चन था कि शेर की दहाड़ वाला उसमें तेज क्यों होती है, और जो चिड़िया की आवाज़ है वो उसकी जो आवाज़ है वो बारीक क्यों होती है, वो सब हमने अच्छे से पढ़ा है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी से ही आ रहे हैं। तो कोई भी परेशान नहीं होगा। पूरी थ्योरी अच्छे से कर लें, जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो अच्छे से कर लें, तो आपका जो है साइंस में बढ़िया से 20 प्लस तो एटलीस्ट ज़रूर आपका स्कोर जो है वो हो जाना है। बाकी ये प्रैक्टिस सेट आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश करी है जो ब्लड वेसल से क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन ऐड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। और बाकी शाम को मैं एनालिसिस करा दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। They are pipe-like, consisting of a group of specialized cell. They transport substances and form a two-way traffic in plant. Which of the following term qualify for the feature mentioned above? एक विशेष कोशिकाओं के एक समूह से मिलकर पाइप की तरह है। यह पदार्थों में परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर लिखित सुविधाओं के लिए योग्य हैं, हमें बताना है। देखिए, कोशिकाओं का एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ग्रुप क्या कहलाता है, वो आपका ऊतक होता है, टिश्यू होता है। तो हमें बताना है ये कौन से टिश्यू हैं जिसमें टू वे ट्रांसपोर्ट होता है, पोषक तत्व जाते भी हैं और पोषक तत्व आते भी हैं। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली यहाँ पर, और ये होता है हमारा फ्लोएम टिश्यू में। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें टू वे ट्रैफिक होता है प्लांट में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, टू वे ट्रैफिक किस ऊतक के माध्यम से होता है, वो हमारा फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से होता है। और यहीं पर जो है वो पोषक तत्व, जो भोजन होता है, जो पौधों को चाहिए होता है, पोषक तत्व हो गए, वो सारे प्लांट के अन्य पार्टों तक पहुंचते हैं। किसके माध्यम से? फ्लोएम ऊतक के माध्यम से, फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से। और पानी की सप्लाई कौन करता है? वो आपका जाइलम टिश्यू करता है, वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन जो फूड पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब का ट्रांसपोर्ट आपका फ्लोएम टिश्यू करता है। और ये आपका टू वे ट्रैफिक होता है, क्योंकि इसमें जाता भी है और सेम उसी प्रकार से आता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस इन। पोषक तत्वों का अवशोषण और रक्त और ऊतकों के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ पर, ये हमें बताना है। देखिए, जो हार्ट होता है हमारा, जो हृदय होता है, वहाँ से आर्टरीज जो होती हैं, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, वहाँ से जो शुद्ध रक्त होता है वो आता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हमारे शरीर के अन्य भाग तक आता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, उस जब वो कन्वर्जन हो जाता है उसके बाद वो CO2 ज़्यादा होते हुए जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी शिरा होती हैं, उनके माध्यम से हमारा वापस जाता है हमारे हार्ट में। ठीक है, शिराओं के माध्यम से। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर O2 ज़्यादा थी, बाद में CO2 ज़्यादा हो गई। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, ये किसके माध्यम से हुआ? ये बीच में आपका होता है कैपिलरीज के माध्यम से, जिसे केशिकाएँ बोलते हैं। और ये सबसे पतली नलियाँ होती हैं केशिकाएँ। यही क्या करती हैं, यहीं पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं O2 और CO2, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका भी जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, वो हमारा कैपिलरीज में होता है। नोट्स में भी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, केशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। एक ऊंचे पेड़ में मिट्टी से पानी और खनिज खींचने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है, ये हमें बताना है। देखिए, मिट्टी से जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो पोषक तत्व और साथ में पानी को ऊपर खींचते हैं। तो वो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, जो पोषक तत्व और पानी को खींच रहे हैं, वो किसके थ्रू खींचते हैं? उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। और उसमें कौन सी फोर्स
फोर्स होती है आपकी सकन फोर्स होती है, चूसक बल होता है, खिंचाव होता है। और जैसे आपका स्ट्रॉ होता है ना, जैसे गन्ने के जूस वगैरह पीते हैं तो हम इसमें स्ट्रॉ लगाकर, पाइप लगाकर उसको खींचते ही कोशिश करते हैं, सेम ऐसे ही जो पोषक तत्व और पानी होता है, प्लांट भी उनको इसी तरह से खींचने की कोशिश करते हैं। वो आपका ट्रांसपिरेशन होता है, उसमें जो भाप होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जो जल वाष्प होती है वो भी बाहर निकल जाती है, जिससे जो प्लांट होते हैं वो ठंडे रहते हैं। और वो कौन सी फोर्स होती है जिससे वो पानी जो है और पोषक तत्व ऊपर तक जा रहा है, वो आपकी सकन फोर्स होती है। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन गैसियस फॉर्म एज। जलीय जंतु जैसे मछली अपने अवशिष्टों को गैसीय रूप में उत्सर्जित करती है। तो वो कौन सी गैस है जिसके रूप में वो वेस्ट मटेरियल को पानी में उत्सर्जित करती है? तो वो होता है आपका अमोनिया। सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट 2019 में आर्टरीज और वेन से, धमनियों और शिराओं से क्वेश्चन बना है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। जी हाँ, जो धमनियाँ होती हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है, जो हमारे हृदय में हृदय से होते हुए जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, जो ब्लड है, वो हमारे शरीर के अन्य भाग तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? धमनियों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से। ये हमारी वेसल्स हैं, ये हमारी नलियां हैं। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जी हाँ, जो शिराएं होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको शरीर के सभी भागों से लेती हैं और वापस कहाँ पहुँचाती हैं? आपके हृदय, जो आपका हार्ट होता है, वहाँ तक लेकर जाती हैं। तो वो आपकी वेन्स होती हैं। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ से दो चीज़ें और निकल कर आई, आर्टरीज और वेन। याद रखिए, आर्टरीज जो होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो शुद्ध रक्त को आपके शरीर के अन्य भागों में लेकर जाती हैं। और जो वेन्स हैं, जो शिराएं हैं ना, वो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो वाले रक्त को आपके शरीर से वापस आपके कहाँ लेकर जाती हैं? आपके हार्ट में लेकर जाती हैं। अब देखिए, आर्टरीज क्या कर रही हैं? हार्ट से ब्लड को लेकर आ रही हैं। जब ये लेकर आती हैं, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पर प्रेशर, जो दाब होगा, वो ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो वेसल्स, नलियाँ होती हैं ना आर्टरीज की, उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? वो थिक होती है, इलास्टिक होगी, साथ में लचीलेदार होगी और साथ में थिक भी होती है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन में दिया है, वेन्स एंड आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। तो वेन्स की नहीं होती, खाली आर्टरीज की क्या होती है? थिक इलास्टिक वॉल होती है। थिक मतलब एक तो इनकी मोटी होगी, क्योंकि बहुत तेज़ प्रेशर से वहाँ पर ब्लड आ रहा है, तो जो वॉल होती है वो कैसी होती है? वो थिक होती है। साथ में वो लचीली भी होती है, ताकि वो उसी हिसाब से मैनेज हो जाए। तो यहाँ पर वेन्स भी ऐड कर दिया। जब वेन्स ऐड कर दिया तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। वेन्स हैव थिन वॉल। जी हाँ, शिराओं की पतली दीवारें होती हैं, ये बात सही है। और इस ऑप्शन में बोल रहा था जो शिरा हैं उनकी भी थिक दीवारें होती हैं। जी नहीं, जो मोटी दीवारें होती हैं, वेसल्स, जो उनकी नलियाँ होती हैं, मोटी नलियाँ होती हैं, वो आर्टरीज में होती हैं, धमनियों में होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड होता है वो तेज़ प्रेशर से आता है, इसलिए जो उनकी वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, लचीली होती है, ताकि वो उसी हिसाब से मैनेज हो जाए। लेकिन जो शिराएं हैं, उनकी जो वॉल है वो कैसी होती है? वो थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर लेकर जाती हैं और वहाँ पर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा था, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। पेशी नली, जिसके माध्यम से जो संग्रहित मूत्र है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो उत्सर्जन तंत्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, किडनी जो होती हैं वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में हमारे यूरेटर ट्यूब से होते हुए हमारे यूरिनरी ब्लैडर, हमारे मूत्राशय के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो हमारा यूरिन होता है, कहाँ से होते हुए? यूरेटर ट्यूब से होते हुए कहाँ पर आता है? यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के अंदर आता है, और वहाँ से जो यूरेथ्रा होता है उसके माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। तो किसके माध्यम से वो बाहर निकलता है? यूरेथ्रा के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे जो स्टोर्ड यूरिन है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाता है? वो आपकी यूरेथ्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
ईस्ट इज़ यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। खमीर का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और साथ में क्या प्रोड्यूस करती है, अल्कोहल को प्रोड्यूस करती है। इसलिए ईस्ट को यूज़ करा जाता है वाइन और बियर इंडस्ट्रीज़ में। देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं होता। देखिए जैसे हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ईस्ट है, कुछ बैक्टीरिया हैं, वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ईस्ट आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और वाइन और बियर इंडस्ट्रीज़ में इसलिए उसको यूज़ करा जाता है क्योंकि जब वो रेस्पिरेशन करता है, जब वो श्वसन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान हमारी पसलियाँ क्या करती हैं, हमारी पसलियाँ नीचे की ओर जाती हैं और साथ में अंदर की तरफ को हो जाती हैं। तो याद रखिए रिब्स, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो उस समय जो हमारी पसलियाँ, आप सांस छोड़कर देखिएगा तो आपकी पसलियाँ जो है वो नीचे डाउनवर्ड जाती हैं और साथ में वो अंदर की तरफ हो जाती है क्योंकि जो सांस आई थी वो बाहर निकल चुकी है तो वो इनवर्ड हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन जो हमारा डायफ्राम होता है, जो बेस प्रदान करता है हमारी चेस्ट कैविटी को, डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा को अपने अंदर कर लेता है जिससे वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाता है जिस पोजीशन पर वो होता है। जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो फैल जाता है, सेम ऐसे डायफ्राम नीचे को हो जाता है जब हम सांस को ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं तो जैसे गुब्बारा वापस पिचक जाता है, सेम ऐसे डायफ्राम जो होता है वो अपनी वापस पोजीशन में चला जाता है। लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड हो जाती हैं और साथ में वो इनवर्ड हो जाती हैं, अंदर की तरफ हो जाती हैं क्योंकि जो एयर है वो बाहर निकल चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस दैट। श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है, शरीर को जो CO2 है उससे छुटकारा पाने में मदद करता है। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होंगे, प्रोवाइड O2 टू द बॉडी, ऑप्शन नंबर ए में कि शरीर को हमारे ऑक्सीजन प्रदान करता है। वो तो ब्रीथिंग में होता है लेकिन ये पूरा प्रोसेस है क्या, ये प्रोसेस ये है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें बेसिकली जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस दैट हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बाकी ये आपकी इनर प्रोसेस हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, प्रोड्यूस वाटर इन द सेल, ये सब नहीं होगा। तो ये बेसिकली ब्रीथिंग क्या है, जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें यहाँ पर बताना है। फ्रॉग्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स। जी हाँ, जो मेंढक होते हैं वो अपनी त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेते हैं। जी हाँ, जब वो पानी में होते हैं तो वो अपनी त्वचा, अपनी स्किन से सांस लेते हैं, लेकिन जब वो पानी से बाहर होते हैं तो वो अपने लंग्स, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये बात हो गई सही। और क्वेश्चन में पूछा है कौन सी बात यहाँ पर गलत है। एक्सहेल एयर हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देन इनहेल एयर। जी हाँ, ये बात भी सही है। सांस लेने की तुलना में जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ज़्यादा होता है। ये बात सही है क्योंकि कुछ ऑक्सीजन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, क्योंकि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी एनर्जी रिलीज करता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। कीड़ों के शरीर के किनारों पर स्पाइरिकल्स होते हैं। जी हाँ, इंसेक्ट हैव स्पाइरिकल ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। जैसे हमने पढ़ा था किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में, जहाँ से वो सांस लेता है, ठीक है। तो स्पाइरिकल्स होते हैं जहाँ से वो इनहेल और एक्सहेल करता है। तो जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी साइड, बॉडी के साइड में स्पाइरिकल्स होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज आउटसाइड द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यही बात यहाँ पर गलत है। जीवों की कोशिकाओं के बाहर ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, जी नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर की प्रक्रिया होती है। जो ग्लूकोज होता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपको एनर्जी देता है। तो वो अंदर का प्रोसेस है, ना कि आउटसाइड द बॉडी। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से हमें यहाँ पर ये बताना है। कॉकरोचेज, आंट एंड ग्रास होपर ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। जी हाँ, ये बात तो सही है। जो ट्रैकिया नामक एयर ट्यूब होता है उसकी मदद से ही कॉकरोच, चींटी, टिड्डी, ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा और ये बात सही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लीव्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जी हाँ, रंध्रों की सहायता से ही पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आपका रंध्रों से होता है, स्टोमेटा से होता है। तो ये बात भी सही है। डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। जी हाँ, ये बात भी सही है। जो डायफ्राम होता है वो हमारी छाती गुहा को आधार प्रदान करता है, और जब हम सांस को लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये नीचे की तरफ को चला जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, और ये एक फ्लोर और एक आधार प्रदान करता है हमारी चेस्ट कैविटी को। ये बात भी सही है। द रूट ऑफ अ प्लांट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, नहीं, फ्रॉम द एयर दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लिख दिया है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जो रूट ऑफ द प्लांट होती हैं वो ऑक्सीजन को लेती हैं कहाँ से, जो एयर में होती है। जो एयर में ऑक्सीजन होती है और वो आकर ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है कहाँ पर, हमारी सॉइल के पार्टिकल में। तभी जो सॉइल होती है उसको ढीला करा जाता है, लूज करा जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन है, जो एयर जब उनके अंदर आएगी जिसमें ऑक्सीजन है, वो आकर उनके बीच में ट्रैप्ड हो जाए, और जो रूट हैं वो आपकी सॉइल से क्या करेंगी, फिर ऑक्सीजन को ले लेंगी। तो यहाँ पर द रूट ऑफ द प्लांट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल नहीं होगा, फ्रॉम द एयर दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑड वन। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, ये हमें बताना है। लिजार्ड, काओ, अर्थवॉर्म, स्नेक, छिपकली, गाय, केचुआ या सांप। देखिए यहाँ पर जो विषम होगा, ऑड होगा, वो आपका अर्थवॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका स्किन से सांस लेता है। बाकी सारे जो लिजार्ड है, चाहे आपकी काओ हो गई, चाहे आपका स्नेक, सांप हो गया, ये सारे के सारे फेफड़े, लंग से सांस लेते हैं। लेकिन जो अर्थवॉर्म है वो आपकी स्किन, त्वचा से सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर विषम है, ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी से है। विच वन अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखिए, ओपन एंडेड से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जहाँ पर कई आंसर होते हैं, और इसकी पहचान ऐसे होती है जब क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लीजिए अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर इस तरह से होता, जहाँ पर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने तरीके से सोचकर आंसर देंगे। वो चीज़ है नहीं लेकिन उसको सोचना है, तो वो आपका ओपन एंडेड होगा, जहाँ पर कई आंसर होंगे। तो इस तरह से आप पहचान लीजिएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेन वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। इसका एक प्रॉपर आंसर है, वो हमेशा हमें चंद्रमा की सदैव जो एक ही पक्ष क्यों दिखाई देता है, वो हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो जितने टाइम में रोटेट करता है, सेम उतने ही टाइम में वो अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमें उसकी एक ही साइड दिखाई देती है। तो ये एक एग्जैक्ट आंसर है। तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा। सपोज देखिए, जब मान लीजिए आ गया, तो यहीं पर ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। सपोज द मून एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन। मून अगर खुद की लाइट एमिट करता, वुड इट स्टिल हैव फेसेस। क्या तब भी उसके फेसेस होते? तब उसके फेसेस नहीं होते, ठीक है। लेकिन मून क्या अपनी लाइट को एमिट करता है? नहीं करता। तो ये माना गया है, जब कोई चीज़ मानी जाएगी, जो चीज़ हो नहीं रही है, तो वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे अलग अलग तरह के आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा। यही यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बाकी सारे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। मीटियोर्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे, एक्सप्लेन द रीजन। क्यों? क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर भी सीधा सा आंसर है। यहाँ पर बच्चा कुछ सोच नहीं रहा है, ओपन एंडेड में बच्चा सोचेगा, अपनी अकॉर्डिंग आंसर देगा। वाई डज द मून चेंज इट शेप डेली, ये भी आपका कैसा है, क्लोज एंडेड है। इसका भी आंसर सभी बच्चे एक तरह का देंगे, तो ये भी ओपन एंडेड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आई पुट वन ईयर ऑन अ स्टील रेल रोड ट्रैक। मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। उसके बाद क्या होता है, आई एम एबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन सूनर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर। मैं आने वाली ट्रेन की जो ध्वनि है, वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा अधिक शीघ्र सुन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जो साउंड होती है ना, वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं, जिसकी वजह से
कंपन जल्दी से होगा और जो आवाज़ है वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए उसको जो हवा से आवाज़ आ रही थी ट्रेन की, वो इतनी तेज़ी से नहीं आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी जल्दी उसको जब उसने अपना कान रखा पटरी पर वहाँ से आगे। क्यों? क्योंकि जो स्टील की पटरी है वो सॉलिड है और वहाँ से जो साउंड है वो आसानी से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी एज़ कम्पेयर टू एयर। साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू स्टील एज़ कम्पेयर टू एयर। जी हाँ, इससे ये तो बिल्कुल निष्कर्ष निकला कि जो वायु की तुलना में जो ध्वनि होती है ना वो स्टील में अधिक चाल से आ रही है। और यहाँ से एक बात और निकल गई फिर कि जो साउंड होती है ना वो ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड एज़ कम्पेयर टू गैसेज। जी हाँ, गैसों की तुलना में जो ध्वनि होती है वो ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है, ये भी पता चला। देखिए, तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट आइडेंटिफाई विच वन आर ऑब्जर्वेशन एंड विच आर इन्फ्रेंसेज। उपयुक्त तीनों कथनों में से ये पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रेक्षण है और कौन सा निष्कर्ष है। देखिए, उसने ऑब्जर्वेशन खाली ए में किया, उसने ये देखा जब अपना कान रखा तो जो ट्रैक है उससे ज़्यादा तेज़ी से जल्दी से आवाज़ आ रही है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो ये तो उसने ऑब्जर्वेशन करी। बाकी जो बी और सी है ना वो उसके निष्कर्ष निकले हैं, इन्फ्रेंसेस हैं। उससे उसको ये पता चला, अच्छा स्टील में ज़्यादा तेज़ी से गमन कर रही है जो आपकी ध्वनि है। तो यहाँ से एक बात और निकल गई, जो ध्वनि होती है वो ठोस में ज़्यादा तेज़ी से गमन करती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कि जो ए है ना वो तो आपकी ऑब्जर्वेशन है और बी और सी आपके क्या हैं, इन्फ्रेंसेस हैं। ए आपका प्रेक्षण है, वो आपने ऑब्जर्वेशन की, और बी और सी जो है वो आपके निष्कर्ष निकले। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल एम ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है। टू नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट एप्लीकेशन। जी हाँ, इस लेवल पर हम तथ्य और सिद्धांतों को जानते हैं जो विज्ञान में होते हैं और उनके अनुप्रयोगों को जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और यहाँ पर हमें बताना है कौन सा एम नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। टू गेन द नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्किल। विज्ञान की जो प्रक्रियाएं होती हैं और जो विषय वस्तु है उसको याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ये यहाँ पर डिज़ायरेबल एम नहीं है। क्योंकि बच्चे यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में जाते हैं तो वो करते हैं, खुद से करेंगे ना कि याद करेंगे, तो यही यहाँ पर उद्देश्य नहीं होता। बाकी कुछ बच्चे ऑप्शन सी में भी कंफ्यूज होंगे। टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन, कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये होगा। देखिए, ईमानदारी कैसे होगी, जब लेबोरेटरी में बच्चे काम करते हैं तो वहाँ पर चिटिंग करने का खतरा होता है। तो हमें कुछ इस तरह से उनके अंदर इम्बाइब करना है चीज़ों को कि वो ईमानदार रहें, अपना एक्सपेरिमेंट खुद से करें, इंटीग्रिटी हो, सत्यनिष्ठता हो। जैसे प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है तो बच्चे वहाँ पर इंटीग्रेट होकर एक साथ मिलकर कार्य करें और बताएं कि हमने ये करा है, ये इस तरह से हमने खुद करा है। तो इंटीग्रिटी होनी भी ज़रूरी है और साथ में सहयोग, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट वर्क जब दिए जाते हैं तो वहाँ पर कोऑपरेशन काम होगा। तो इन सब चीज़ों का भी आत्मसात करना, उनको भी इम्बाइब कराना, ये डिज़ायरेबल एम के अंदर आ जाएगा। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरोसिटी, जब नेचुरल क्यूरोसिटी को नर्चर करने की बात आ जाए, उसको पोषण करने की बात आ जाए, तो वो तो बिल्कुल सही होगा। जब बच्चों की प्राकृतिक जो जिज्ञासा है, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें उनको शांत करना है। एथेटिक सेंस और जो उनकी क्रिएटिविटी है उन सबको नर्चर करना है साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बहुत बड़ा अच्छा एम है। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो सभी को लाइक ज़रूर करना है, शेयर सब बच्चे करेंगे। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।